गांव का नाम था सोनपुर। छोटा सा, शांत और हरा भरा गांव। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची पगडंडियां और गांव के बीचों बीच एक पुराना नीम का पेड़, जिसके नीचे हर शाम बुजुर्ग बैठकर हुक्का पीते और बच्चे खेलते। उसी गांव में रहती थी अनन्या, 20 साल की तेज दिमाग, सपनों से भरी हुई लड़की। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वो इस छोटे से गांव से कहीं बहुत आगे जाना चाहती हो। अनन्या के पिता रघुवीर सिंह गांव के स्कूल में मास्टर जी थे। सादा जीवन, ऊंचे विचार, यही उनकी पहचान थी। माँ सुमित्रा देवी घर संभालती और अनन्या के सपनों को चुपचाप सींचती। एक दिन अनन्या ने डरते डरते कहा, बाबूजी, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। रघुवीर सिंह ने चश्मे के ऊपर से उसे देखा, कुछ पल चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, अगर सपने बड़े हैं तो रास्ते भी बड़े होंगे बिटिया, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। अनन्या की आंखें खुशी से भर आईं, लेकिन गांव हर किसी को सपने देखने की आजादी नहीं देता। गांव के सरपंच बलदेव ठाकुर को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई लड़की शहर जाकर पढ़े। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने से दिमाग खराब हो जाता है, वो अक्सर कहा करता। जब उसे पता चला कि मास्टर जी अपनी बेटी को शहर भेजने वाले हैं, तो उसने पूरे गांव में बातें फैलानी शुरू कर दी। देख लेना, मास्टर जी की लड़की हाथ से निकल जाएगी, शहर की हवा ही ऐसी होती है। गांव की औरतें फुसफुसाने लगीं, आदमी ताने मारने लगे। अनन्या ने ये सब सुना, दिल दुखा पर हौसला नहीं टूटा। एक शाम अनन्या नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। सूरज ढल रहा था, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। मैं हार नहीं मानूंगी, एक दिन यही गांव मुझ पर गर्व करेगा। उसी पल वहां एक आवाज आई, और अगर पूरा गांव खिलाफ हो जाए तब भी? अनन्या ने पलट कर देखा, सामने खड़ा था आरव, शहर से आया एक नया लड़का, जो कुछ दिनों पहले ही गांव में अपनी दादी के पास रहने आया था। तो भी अनन्या ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि अगर मैं नहीं लड़ी तो मेरे जैसी कितनी लड़कियां अपने सपने मार देंगी। आरव उसकी तरफ देखता, ये गांव सिर्फ सादगी का नहीं, साहस का भी घर है। नीम के पेड़ के नीचे बैठी अनन्या और आरव के बीच पहली बातचीत वहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वहीं से एक नए रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। दोस्ती की, समझ की और हौसले की। अगले कुछ दिनों में आरव अक्सर स्कूल के बाद अनन्या से मिलने लगा। कभी किताबों की बात होती, कभी सपनों की और कभी दुनिया की। आरव शहर में कॉलेज का छात्र था, लेकिन अपनी दादी की तबीयत खराब होने की वजह से कुछ महीनों के लिए गांव आ गया था। शहर की चमक तक देख चुका आरव गांव की सादगी में कुछ नया ढूंढ रहा था, और अनन्या में उसे वो सब दिखने लगा। अनन्या का शहर के कॉलेज में एडमिशन हो चुका था, अब बस जाने की तारीख नजदीक आ रही थी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं सिर्फ पढ़ना नहीं चाहती, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि गांव की लड़कियों को भी रास्ता दिखा सकूं। बिटिया, अगर नीयत साफ हो तो भगवान भी रास्ता बना देता है। लेकिन दूसरी तरफ सरपंच बलदेव ठाकुर कुछ और ही खेल खेल रहा था। बलदेव ठाकुर को ये डर था कि अगर अनन्या पढ़ लिख गई तो गांव की दूसरी लड़कियां भी सवाल पूछने लगेंगी, और सवाल सत्ता के लिए खतरा होते हैं। उसने गांव के कुछ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। आज ये लड़की शहर जाएगी, कल ये गांव की इज्जत पर सवाल उठाएगी। धीरे धीरे माहौल जहरीला होने लगा। एक दिन स्कूल जाते समय अनन्या के रास्ते में कुछ लड़कों ने फप्तियां कसी। अरे मैडम, अब तो शहर जाएंगी, हमें भूल तो नहीं जाओगी? अनन्या का दिल कांप गया, लेकिन उसने सिर झुकाया नहीं। बिना जवाब दिए आगे बढ़ गई। शाम को नीम के पेड़ के नीचे उसने आरव से सब बताया। आरव का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये गलत है अनन्या, तुम्हें डराने की कोशिश की जा रही है। डर तो लग रहा है, लेकिन अगर अब रुक गई तो हमेशा के लिए हार जाऊंगी। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ ही दिनों बाद सरपंच ने पंचायत बुलाई। मुद्दा था, मास्टर जी अपनी लड़की को शहर क्यों भेज रहे हैं? पूरे गांव के सामने रघुवीर सिंह खड़े थे, आंखों में शांति, चेहरे पर आत्मविश्वास। ये गांव की परंपरा के खिलाफ है। परंपरा अगर तरक्की रोक दे तो उसे बदलना ही बेहतर होता है।
अनन्या दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, गर्व के। लेकिन ये लड़ाई यही खत्म नहीं होने वाली थी। गांव में पंचायत के बाद सन्नाटा तो था, लेकिन ये सन्नाटा शांति का नहीं, तूफान से पहले की खामोशी थी। बलदेव ठाकुर अपनी हार पचा नहीं पा रहा था। उसे लगने लगा था कि अगर अनन्या को अभी नहीं रोका गया तो उसकी सत्ता और इज्जत दोनों मिट्टी में मिल जाएंगी। एक रात बलदेव ने अपने आदमी कालू को बुलाया। ऐसा कुछ कर कि मास्टर जी खुद अपनी लड़की को शहर भेजने का ख्याल छोड़ दें। कालू ने शातिर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। 2 दिन बाद पूरे गांव में आग की तरह खबर फैल गई। अनन्या और आरव के बारे में झूठी अफवाहें। दोनों छुप छुप कर मिलते हैं। शहर की हवा पहले ही लग गई। मास्टर जी की परवरिश पर सवाल है। अनन्या जहां जाती लोग उसे शक की निगाह से देखने लगे। उसकी सहेलियां भी धीरे धीरे दूर होने लगी। एक दिन स्कूल में एक टीचर ने ताना मार दिया। ज्यादा आजादी भी अच्छी नहीं होती बेटा। अनन्या उस दिन पहली बार फूट फूट कर रोई। टूटते हौसले। शाम को वह नीम के पेड़ के नीचे पहुंची, लेकिन आज वहां बैठना भी मुश्किल लग रहा था। थोड़ी देर में आरव आया। मैंने सब सुना, ये सब झूठ है और मैं इसे साबित करूंगा। लेकिन लोग सच नहीं सुनना चाहते आरव, उन्हें बस कहानी चाहिए, मसाला चाहिए। तो फिर हमें उन्हें सच दिखाना होगा, कहानी नहीं। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। सरपंच ने आरोप लगा दिया कि स्कूल के चंदे के पैसे गायब हैं और शक सीधा मास्टर जी पर। रघुवीर सिंह हैरान रह गए। ये झूठ है। लेकिन गांव वालों के मन में पहले से भरा जहर अब रंग दिखा रहा था। कुछ लोग चिल्लाने लगे, पहले बेटी बिगड़ी, अब बाप चोर निकला। अनन्या की दुनिया जैसे टूट गई। उस रात उसने पहली बार कहा, बाबूजी, शायद मुझे शहर नहीं जाना चाहिए। मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ रहा है। नहीं बिटिया, अगर तू रुकी तो ये लोग जीत जाएंगे। आरव ने तय कर लिया था कि अब चुप नहीं बैठेगा। उसने शहर में अपने एक पत्रकार दोस्त से संपर्क किया और पूरी साजिश के बारे में बताया। कुछ दिनों बाद गांव में एक लोकल न्यूज चैनल की टीम पहुंची। सब कुछ अचानक। पत्रकार ने सरपंच से सीधे सवाल पूछा, क्या आपके पास मास्टर जी के खिलाफ कोई सबूत है? बलदेव ठाकुर बौखला गया। पहली बार उसे लगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। गांव में न्यूज चैनल की टीम आने के बाद माहौल बदल चुका था। लोग अब फुसफुसाने के बजाय सवाल करने लगे थे। लेकिन बलदेव ठाकुर जैसे लोगों के लिए सवाल सबसे बड़ा खतरा होते हैं। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही मकसद था, आरव को रास्ते से हटाना। एक रात जब आरव अपनी दादी के लिए दवा लेकर लौट रहा था, गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर 3 लोग उसका इंतजार कर रहे थे। अचानक किसी ने धक्का दिया। आरव गिर पड़ा। बहुत होशियार बनता है तू। 3 लोग उस पर टूट पड़े, लात घूंसे। अगर फिर गांव के मामलों में पड़ा तो जान से जाएगा। आरव का शरीर दर्द से भरा था। अगली सुबह जब अनन्या को पता चला तो वो दौड़ती हुई आरव के घर पहुंची। उसे इस हालत में देखकर उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। अगर सच के साथ खड़ा होना गुनाह है तो हाँ, मैं ये गुनाह बार बार करूंगा। उस पल अनन्या के अंदर कुछ बदल गया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए लड़ना चाहती थी जो दबाया जा रहा था। शाम को अनन्या अकेली नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी, वही पेड़ जहां से सब शुरू हुआ था। उसने पेड़ की ठंडी छाल पर हाथ रखा और खुद से कहा, अब डर नहीं, अब लड़ाई होगी। उसी समय कुछ गांव की औरतें उसके पास आकर बैठ गईं। उनकी आंखों में भी अब चुप्पी नहीं, आग थी। एक बुजुर्ग औरत बोली, बिटिया, हमने जिंदगी भर डर कर जी लिया। अब तू बोलेगी तो हम तेरे साथ हैं। पत्रकारों की जांच आगे बढ़ी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। स्कूल के चंदे के पैसे कालू के खाते में पाए गए। गांव के कुछ लोगों ने माना कि उन्हें सरपंच ने झूठ बोलने के लिए उकसाया था और आरव पर हमला भी सरपंच के इशारे पर हुआ था। एक दिन पुलिस जीप गांव में आकर रुकी। सबके सामने बलदेव ठाकुर को हथकड़ी लगाई गई। कुछ महीनों बाद वही गांव सोनपुर अब अलग था।
गांव की लड़कियां स्कूल नियमित जाने लगीं। मुझे यकीन है क्योंकि बदलाव यहीं से शुरू हुआ था, नीम के पेड़ के नीचे। साल बदलते गए, मौसम बदले, लेकिन सोनपुर गांव के बीचों बीच खड़ा नीम का पेड़ आज भी वैसा ही था, शांत, मजबूत और यादों से भरा हुआ। कई साल बाद आज सोनपुर गांव में कुछ अलग हलचल थी। सड़क के किनारे नई गाड़ियां खड़ी थी, गांव के बच्चे सफेद यूनिफॉर्म में कतार लगाए खड़े थे और पंचायत भवन के सामने बैनर लगा था, सोनपुर ज्ञान ज्योति विद्यालय का उद्घाटन समारोह। लोग आपस में बातें कर रहे थे। सुना है कोई बहुत बड़ी अफसर आने वाली है। कहते हैं इसी गांव की बेटी है जो शहर जाकर बहुत आगे निकल गई। तभी एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। एक आत्मविश्वास से भरी महिला बाहर उतरी, आंखों में वही पुरानी चमक, चेहरे पर आत्मविश्वास। वो थी अनन्या। अब वो सिर्फ मास्टर जी की बेटी नहीं थी, वो थी एक सामाजिक अधिकारी, सोशल ऑफिसर, जिसने कई गांवों में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया था। कार्यक्रम से पहले अनन्या चुपचाप गांव के बीच पहुंची, उसी नीम के पेड़ के पास। देखो, मैं वापस आ गई, जैसे पेड़ भी उसका स्वागत कर रहा हूँ। मुझे पता था तुम जरूर लौटोगी। अनन्या ने मुड़कर देखा। आरव खड़ा था सामने, अब गांव में ही रहकर एक पत्रकार बन चुका था, जो आसपास के इलाकों में सच की आवाज बन गया था। दोनों की आंखों में शब्द कम और भाव ज्यादा थे। सपने की साकार तस्वीर। कार्यक्रम में पूरे गांव की भीड़ थी। मंच से अनन्या ने कहा, ये स्कूल मेरी कामयाबी का नहीं, इस गांव के विश्वास का परिणाम है। अगर उस दिन मेरे बाबूजी मेरा साथ न देते, अगर आरव मेरा हौसला न बनता और अगर आप सब जागते नहीं, तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी नहीं होती। आज मैं वादा करती हूँ, सोनपुर की कोई भी बेटी अब सपने देखने से नहीं डरेगी। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा गांव गूंज उठा। शाम को बच्चे नए स्कूल से निकलकर नीम के पेड़ के नीचे खेलने लगे। लड़कियां किताबें हाथ में लिए हंसती हुई घर जा रही थी। बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठकर गर्व से बातें कर रहे थे और दूर से अनन्या ये सब देख रही थी। आरव ने आकर पूछा, अब कैसा लग रहा है? जैसे मेरी कहानी पूरी हो गई हो। नहीं, ये तो बस शुरुआत है। अब यहाँ से कई और कहानियां जन्म लेंगी। अनन्या ने नीम के पेड़ की ओर देखा और समझ गई, कुछ पेड़ सिर्फ छाया नहीं देते, कुछ पेड़ इंसानों की तकदीर बदल देते हैं।